आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट वो होगा हिंदी साहित्य क्लास 12th का प्रश्न पत्र योजना। सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो समय होगा एग्जाम का वो 3 घंटे और 15 मिनट का होगा। पूर्णांक आपके 80 होंगे। ज्ञान बोध वाले प्रश्न आप देख सकते हैं जिनका अंक भार 17 होगा, वो बोध वाले का अंक भार 30 होगा। ज्ञान उपयोग वाले 27 अंक भार होगा और कौशल जो मौलिकता वाले होंगे वो 6 मार्क्स के होंगे। इसमें आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 12, रिक्त स्थान वाले आपके 6 होंगे, अति लघु उत्तरात्मक 12 होंगे और लघु उत्तरात्मक 12 होंगे। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 और 1 होगा, निबंधात्मक प्रश्न 2 और 1 होगा। अब हम देखते हैं कि जो अपठित गद्यांश होगा आपके और व्यवहारिक व्याकरण होगा वो टोटल कितने नंबर का होगा। व्यवहारिक व्याकरण जिसमें निबंध भी होगा और फिर आपके अभिव्यक्ति माध्यम होगा, तो टोटल ये होगा 12 नंबर का अपठित गद्यांश। व्यवहारिक जो निबंध लेखन रचनात्मकता जो भी इसमें बोले हम 6 मार्क्स का होगा आपका, और अभिव्यक्ति माध्यम होगा 10 नंबर का। काव्य परिचय होगा वो होगा 8 नंबर का। पाठ्य पुस्तक जो कि आपके भाग 2 है अंतरा की, उसका जो पार्ट है वो आने वाला है 32 नंबर का, और जो दूसरी जो बुक है अपनी अंतराल उससे 12 नंबर का। इस प्रकार से टोटल आपका 80 नंबर का पेपर आने वाला है। सबसे पहले आपको मॉडल पेपर दिया हुआ है कि इस प्रकार का आपका मॉडल पेपर आएगा। 3.25 घंटे आपका समय होगा, आपके लिए कुछ निर्देश होंगे। पूर्णांक आपका 80 होगा। खंड ए में आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जिसमें आप देख सकते हैं 1 मार्क्स का होगा, और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके 12 होंगे। फिर आपके जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे वो भी 1 मार्क्स के ही होंगे, 6 प्रश्न होंगे। फिर आपके अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने। अपठित गद्यांश का मतलब होता है कि वो गद्यांश जो आपने पढ़ा नहीं है, आपके सामने बिल्कुल नया है, तो आपको धैर्य के साथ इस गद्यांश को पढ़ना है और इसी गद्यांश के अंदर हमारे उत्तर हैं वो छुपे हुए हैं, तो उनको बड़े ही सरल तरीके से हम 6 नंबर है वो बना सकते हैं। आसानी से 6 नंबर हमारे इसमें बन जाएंगे। अपठित पद्यांश पद भाग का एक जो आपका अपठित आएगा, जो आपके सामने नहीं आया कभी, या कहीं कि अपनी बुक में नहीं है, अपठित है, आपका पढ़ा हुआ नहीं है, वो ही आपका पद्यांश है। और इसी में से आपको प्रश्न है, नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर सिलेक्ट करने। सेक्शन ब है, उसमें आपके बुक के क्वेश्चन हैं। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन देशभक्तों को देखा था। बखुंड और काला पानी की उपमा किसको दी गई है। नायिका प्रेम के अनुभव का वर्णन करने में असमर्थता क्यों व्यक्त करती है। दिशा कविता में बच्चे ने हिमालय को पतंग की दिशा में क्यों बताया। बिस्कोहर में लेखक ने किन किन सांपों के बारे में बताया। झोंपड़ी जल पाने के बाद भी सूरदास को क्या आशा थी। झोंपड़ी जल गई लेकिन फिर भी सूरदास जी को क्या आशा थी। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण भी देना है। किसी भी कहानी के विस्तार के लिए द्वंद्व क्यों महत्वपूर्ण होता है। इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होती है। आर्थिक पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में जटिल क्यों होती है। आर्थिक समाचार आपने देखे होंगे अखबार में एक तरफ आर्थिक समाचार भी दिए होते हैं, तो सामान्य पत्रकारिता की तुलना में वो जो आर्थिक पत्रकारिता होती है वो जटिल क्यों होती है। तो आर्थिक पत्रकारिता में आंकड़ों की जरूरत पड़ती है, तो आप देख लें इसको, ये जटिल क्यों होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय दीजिए। घनानंद का साहित्यिक परिचय। सेक्शन होगा आपका, उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। दीर्घ उत्तर का मतलब थोड़े उत्तर बड़े लिखने हैं आपको। शब्द सीमा आपकी 60 होगी। आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया। बसंत आया कविता के आधार पर अपने शब्दों में लिखी। कॉर्नेलिया का गीत कविता के मूल कथ्य को अपने शब्दों में लिखी। घड़ी के पुर्जे कहानी की मूल वेदना को समझाई। भीड़ लड़के ने
भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी, लेकिन इस भीड़ का अंदाज निराला था। दूसरा, देवदास कहानी के आधार पर दिल्ली और गंगा तट की भीड़ का अंतर बताना है। दिल्ली में लोग अपने गंतव्य पे जाने के लिए, अपने वर्किंग प्लेस पे जाने के लिए भीड़ होती है, लेकिन गंगा के तट पे किस प्रकार की भीड़ होती है? धार्मिक आस्था वाले लोगों की भीड़ होती है। तो ये इस भीड़ में अंतर बताना है आपको। नदियों का सदा नीरा रहना, हमेशा स्वच्छ रहना, स्रोत का सदैव जीवित रहना, कथन के समर्थन में अपने विचार लिखिए। सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास के व्यक्तित्व को अपने विचारों में लिखिए। 20 का होगा गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, द खंड में होगा आपका 5 नंबर का। इसको पढ़ते हुए आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। प्रसंग, सप्रसंग का मतलब होता है प्रसंग, किस प्रसंग के संदर्भ में ये लिखी गई है, तो उसका हवाला देते हुए आपको फिर इसका उल्लेख करना है। व्याख्या करने का मतलब 21 का प्रश्न भी सप्रसंग व्याख्या ही होगा, लेकिन पद्यांश का होगा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पे निबंध लिखना आपको 400 शब्दों में। तो 400 शब्दों में निबंध आत्मनिर्भर भारत पे लिख सकते हैं, आतंकवाद या वैश्विक समस्या, वर्तमान शिक्षा प्रणाली एवं नैतिक शिक्षा पे लिख सकते हैं, मेरा प्रिय कवि भी लिख सकते हैं। एक मॉडल पेपर होगा आपका इस प्रकार से। फिर एक मॉडल पेपर और है, 2 मॉडल पेपर और एक नमूना मॉडल पेपर, 3 मॉडल पेपरों के साथ ये आपके शेखावाटी मिशन, जो कि अति विश्वसनीय कंटेंट तैयार किया जाता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज तैयार की जाती है, जो कि उत्तर सहित होती है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको उत्तर ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, उत्तरों के साथ ये नोटबुक आपको तैयार करके दी जाती है, ताकि आपका जो बोर्ड परीक्षा परिणाम है वो उन्नयन हो सके। इसी प्रयास के साथ आपके लिए कंटेंट तैयार करके हर साल शेखावाटी मिशन आपके लिए मेहनत करती है। तो इसके साथ आप तैयारी करें और अपनी तैयारी को इतने पंख लगाएं कि आपकी उड़ान बेहतर हो सके। अब हम करेंगे पहला जो अपना चैप्टर है, जयशंकर प्रसाद देवसेना का गीत या कौरनीलिया का गीत और अंतराखंड भाग 2 पद्य खंड है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इस चैप्टर से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया है। उसमें से लिया है कि देवसेना का गीत प्रसाद के कौन से नाटक से लिया गया है, तो ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देवसेना कौन थी? तो देवसेना कौन थी? मालवा के शासक बंधु वर्मा की बहन थी। देवसेना की वेदना का मूल कारण क्या था? स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं मिलना देवसेना का मूल कारण था, दुखी रहने का, वेदना का। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, पर स्कंदगुप्त किसका सपना देखते थे? तो स्कंदगुप्त देखते थे विजया का। किसके आक्रमण से आर्यावर्त संकट में था? तो हूण वंश के आक्रमण से। हृदय की कोमल कल्पना सो जा किसने कहा? तो ये कहा देवसेना ने। हृदय की कोमल कल्पना सो जा किसने कहा? देवसेना ने। कौरनीलिया के गीत कहाँ से लिए गए? तो कौरनीलिया गीत लिए गए हैं चंद्रगुप्त नाटक से। सिकंदर के सेनापति सेलुकस की बेटी का नाम क्या था? कौरनीलिया। अरुण यह मधुमय देश हमारा, पंक्ति में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो ये कौन से देश का वर्णन हुआ है? भारत का। भारत भूमि की महिमा, गौरव और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन प्रसाद के किस गीत में किया गया है? तो कौरनीलिया के गीत में भारत की महिमा, गौरव और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हुआ है। लघुत्तरात्मक प्रश्नों में मैंने ब्रह्मवंश जीवन संचित मधु क्यों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो क्या भाव है इसका? देवसेना निराश और दुखी होकर जीवन के उस समय को याद करती है जब उसने स्कंदगुप्त से प्रेम किया था, और इन्हीं क्षणों को याद करते हुए कहती है कि मैंने स्कंदगुप्त से प्रेम किया, उन्हें पाने की जो चाह थी मन में वो पाल ली थी, किंतु ये मेरा सिर्फ भ्रम था।
क्या था, उनका एक भ्रम था। और मैंने आज जीवन की आकांक्षा रूपी पूंजी को भीख की तरह लुटा दिया है। मैं इच्छा रखते हुए भी स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं पा सकी। आज मुझे अपनी इस भूल पर पछतावा हो रहा है। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा? तो आशा को बावली क्यों कहा? कवि ने आशा व्यक्ति को भ्रमित कर देती है, उसे बावला बना देती है। प्रेम में प्रेमी विवेकहीन हो जाता है, प्रेम अंधा होता है। देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम में बावली हो गई थी। तो इस चैप्टर के माध्यम से प्यारे विद्यार्थियों, आपको भी ये बताया और समझाने का कवि ने प्रयास किया है, और आपके 12th क्लास में इस चैप्टर को शामिल करके भी ये सिखाने का प्रयास किया है कि आपकी जो ये उम्र है, ये पढ़ाई की और अपने करियर को बनाने की है। बहुत से बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं और किसी के प्रेम में पड़कर वो अपने बहुत कीमती समय को बर्बाद कर देते हैं, और जब उनका भ्रम टूटता है तो उनको फिर धोखा होता है, वो सुसाइड तक का भी सोचते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसी चैप्टर से सीख सकते हैं। तो इस प्रकार के किसी भ्रम में आप ना पड़े, अपना और अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार करें, अपना एक मजबूत स्टैंड बनाएं, अपना करियर बनाएं, और उसके बाद आप जो कुछ करना है करें और बेहतर करेंगे। आज से बेहतर कल होगा आपका। मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई। इस पंक्ति में दुर्बल पद बल हीरा होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। देवसेना जीवन भर संघर्ष करने के कारण दुर्बल हो गई। दुर्बल पद बल की व्यंजना है और देवसेना निराश हो गई। उसने संघर्ष करने की शक्ति नहीं रही थी अब, फिर भी वह विषम परिस्थितियों में संघर्ष कर रही है। हारी होड़ की व्यंजना ये है कि देवसेना ये जानती है कि स्कंदगुप्त से प्रेम करने में वह सफलता प्राप्त नहीं कर पा सकती, उसकी प्रेम पात्र नहीं बन सकती, फिर भी वह उससे प्रेम करती है। जीतने की कोशिश करने पर भी उसे हार मिलती है। देवसेना का गीत कविता में देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है, तो ये हमने देख ही लिया क्या कारण है। देवसेना की हार और निराशा के कई कारण थे, जिसमें 2 कारण प्रमुख हैं। एक तो सर्वप्रथम हुणों के आक्रमण से देवसेना के जो भाई हैं बंधु वर्मा सहित पूरा परिवार वीरगति को प्राप्त हो गया। दूसरा कारण ये था कि स्कंदगुप्त से उसने जो प्रेम किया था वह असफल हो गया, और स्कंदगुप्त विजया से प्रेम करता था। जब स्कंदगुप्त ने उससे प्रेम याचना की तब वह तैयार नहीं हुई, क्योंकि वह आजीवन अविवाहित रहने का जो वर था वो ले चुकी थी। भारत की किन किन विशेषताओं को कॉर्नेलिया के गीत कविता में चित्रित किया है, तो भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता है, सौंदर्य है और सांस्कृतिक जो महत्व है उसका वर्णन इसमें किया गया है। भारत की विविध सभ्यता, संस्कृति, रंग, रूप, आचार, विचार, धर्म को मानने वाले लोग, उनके साथ समानता का व्यवहार, इस प्रकार कवि ने इस कविता के माध्यम से अनेक भारत की विशेषताओं को चित्रित किया। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य क्या है? हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती दुलकाती सुख मेरे, मंदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। भाव पक्ष क्या है इसका कि जब प्रातःकालीन सूर्य निकलता है, हेम कुंभ ले उषा, उषा यानी प्रातःकाल, जब सूर्य निकलता है तब आकाश में लालिमा व्याप्त हो जाती है और उसकी सुनहरी जो किरणें हैं वो चारों ओर बिखर जाती हैं। रात भर चमकने वाले तारे धीरे धीरे छिपते चले जाते हैं और सभी प्राणी जागने लगते हैं। चारों तरफ वातावरण है वो मधुमय सुंदर लगता है। तो इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। कला पक्ष क्या है इसका? भाषा संस्कृत निष्ठ एवं बिंबात्मक है। उषा का मानवीकरण किया गया है। निम्नलिखित पक्षों जो पद्यांश है उसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए। श्रीमत सौपन की मधुमाया में, गहन विपन की तरु छाया में, पथिक उन्नति श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी संतृप्ण डीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कबती, मेरी आशा वाह बावली तूने खो दी सकल कमाई। बावली किसको कहा गया था?
यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के भाग 2 से लिया गया। संदर्भ आप देंगे तब इस प्रकार से देंगे कि किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, कौन से चैप्टर से लिया गया है, उसका लेखक कौन है और किस संदर्भ में स्कंदगुप्त नाटक के देवसेना के गीत शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग क्या है? देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और वो उस संदर्भ में निराश है, तो उसी के बारे में कह रही है। तो देवसेना के जो मनोभाव हैं उनको चित्रित किया गया है, तो यह आप देख लें। भाषा इसमें कौन सी है? तत्सम युक्त एवं भाव अनुकूल है। देवसेना की मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। विहंग अर्धरात्रि के समय गाया जाने वाला एक राग होता है। श्रुत सौपन में अनुप्रास और मेरी आशा आह बावली में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद, करुण रस व प्रसाद गुण की प्रधानता इसमें की गई है। जयशंकर प्रसाद जी का साहित्य का परिचय देख लें आप। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में काशी में होता है, सुंघनी साहू नामक प्रसिद्ध परिवार में। और प्रसाद जी की जन्मजात प्रतिभा क्या थी? साहित्यकार थे वो। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। प्रसाद जी की भारतीय संस्कृति से प्रभावित एक महाकवि थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं में भारत भूमि की महिमा, राष्ट्रीय जागरण से संबंधित जो स्वर हैं वो व्यक्त हुए। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख जो नाटक हैं, उपन्यास हैं, कहानीकार हैं, निबंधकार भी हैं, कवि भी हैं, नाटककार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी, निबंधकार भी हैं। उनकी रचनाओं में हम देख लें आंसू, झरना, लहर, कामायनी, कानन, कुसुम, उनका काव्य संग्रह जात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ये नाटक हैं। नेक्स्ट अपना चैप्टर है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सरोज स्मृति। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सरल भी है। आकाश बदल कर बना मही, पंक्ति में मही शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी। मही शब्द का क्या अर्थ है? पृथ्वी। निराला अपनी पुत्री की तुलना किससे करते हैं? तो निराला जी अपनी पुत्री की तुलना शकुंतला से करते हैं। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं निराला जी। हो भ्रष्ट शीत के शतदल पंक्ति में प्रमुख जो अलंकार है वो कौन सा है? उपमा अलंकार है। कवि निराला अपनी पुत्री का तर्पण करते हैं। कैसे? गत कर्मों को अर्पित करके। सरोज स्मृति कैसा गीत है? शोक गीत है, यानी दुख में जो गाया जाता है उसको कहते हैं शोक गीत। लघुत्रात्मक और दीर्घोत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे इस चैप्टर से। दुख ही जीवन में कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर कवि के हृदय की पीड़ा का वर्णन करना है। कवि निराला जी के 100 जनों का एक एक करके निधन हो जाता है और अंत में पुत्री सरोज का भी निधन हो जाता है। 100 जन यानी उसके खुद के जो लोग हैं उनका निधन हो जाता है, पुत्री का भी निधन हो जाता है। तो उसको अंदर तक झकझोर दिया जाता है। दुखों ने अंदर तक झकझोर दिया। इस प्रकार निराला जी ने दुख और मृत्यु का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया, इसलिए उस दुख गाथा को इस कहानी में बताया गया है जिसको आज तक किसी ने नहीं कहा। इन पंक्तियों में कवि की गहरी वेदना छुपी हुई है जिससे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? तो सरोज का विवाह एक सामान्य विवाह था। उसमें किसी का आंतरिक और बाह्य प्रदर्शन, किसी प्रकार का आंतरिक और बाह्य प्रदर्शन नहीं था। विवाह में निराला जी ने किसी को निमंत्रण भी नहीं भेजा और केवल कुछ सौजनी थे, खुद के लोग ही थे विवाह में उपस्थित। और विवाह के समय गाए जाने वाले गीत नहीं गाए गए। शांत एवं प्यारा सा मौन वातावरण था। नववधू को माँ द्वारा दी जाने वाली कुल शिक्षा पिता ने ही दी और पुष्प सेज भी स्वयं निराला जी ने ही सजाई। इस प्रकार सरोज का विवाह अन्य विवाहों से भिन्न था। वह लता वहीं की जहाँ कली तो खिली पंक्ति के माध्यम से सप्रसंग को उद्घाटित किया गया है। तो कवि ने सरोज की माता को लता और सरोज को कली बताया है। सरोज की माता को अपने मायके में सुख मिला था और सरोज को अपनी नानी के घर स्नेह मिला। पंक्ति में एक भाव ये भी प्रकट हुआ है कि सरोज का ननिहाल लता है और सरोज कली, क्योंकि सरोज बचपन से ही वहीं रही और बड़ी हुई।
कंधे गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। पंक्ति के आधार पर निराला जी के हृदय की वेदना और विवशता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो निराला जी अपने समस्त पुण्य कर्म हैं उनसे पुत्री सरोज का तर्पण करते हैं। पुण्य यानी अच्छे कर्म। पुत्री सरोज की मृत्यु के पश्चात तर्पण करने में भी एक नवीनता तथा सामान्य तर्पण से भिन्न है। सामान्यतः तर्पण जल और तंदुल आदि वस्तुओं द्वारा किया जाता है, पर निराला जी अपने सभी सत्कर्मों का फल सरोज को अर्पित करके अपना तर्पण करते हैं और अपने सभी सत्कर्मों से उन्हें सत्कर्म सरोज को भेंट कर दिए जाते हैं, क्योंकि निराला जी के पास तर्पण के समय देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस प्रकार कवि ने पुत्री का अनोखा तर्पण किया और यहाँ निराला जी के हृदय की विवशता और वेदना व्यक्त हुई है। निबंधात्मक प्रश्न इस चैप्टर से सप्रसंग व्याख्या पूछी गई है। देखा विवाह मूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। तो ये सरोज के विवाह से संबंधित है। तो ये पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा के भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला द्वारा जो रचित कविता है सरोज स्मृति, उससे लिया गया है। प्रसंग में क्या करेंगे, ये कविता पुत्री सरोज की मृत्यु के पश्चात उसकी स्मृति में लिखी गई है और इसमें कवि अपनी बेटी सरोज के विवाह के समय को याद कर रहा है और व्याख्या कैसे किस प्रकार से वह बताते हैं, वो व्याख्या आपको करनी है। फिर इसकी विशेष बताना है आपको, इसमें विशेष क्या था। तो भाषा किस प्रकार के संस्कृतिनिष्ठ और सरल, अंग अंग थर थर में पुनरुक्ति प्रकाश व नत नयनों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पुत्री की मृत्यु प्रिय कविता शोक गीत है और मुक्त छंद और विवाह से संबंधित सुंदर बिंबु का प्रयोग यहाँ हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का साहित्यिक परिचय। निराला जी का जन्म 1898 में हुआ। आधुनिक छायावादी और स्वच्छंदतावादी कवि हैं ये। छायावादी और स्वच्छंदतावादी, छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इसके साथ साथ वे प्रगतिवादी कवि भी हैं, इसलिए उनके काव्य में शोषण और शोषकों के प्रति विरोध की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय किसान और जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण किया है। निराला जी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, तभी वे कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही है, क्या कहूँ आज जो नहीं है। निराला जी काव्य कृतियाँ निम्न है: परिमल, गीतिका, अनामिका, बेला, भिक्षुक, तुलसीदास, कुकुरमुत्तरणी, माँ, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीता कुंज आदि। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होगा वो होगा अगे जी का, और ये दीप अकेला मैंने देखा एक बूंद, ये अपना चैप्टर होगा।